हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ देख रहा हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स के, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इसकी जो यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है मार्केटिंग एंड इट्स एनवायरमेंट, जो कि आपके DU एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है जितना कंटेंट, उसका वीडियो का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ। पार्ट नंबर 1 में इससे पहले की यूनिट, जो ये इस यूनिट का पहले का पार्ट है, वो मैं कवर करवा चुका हूँ। आज की वीडियो है पार्ट 2, जिसमें हमें इसको यूनिट को खत्म करना है। इसमें सिर्फ आपके 2 ही टॉपिक बाकी रह गए हैं, वो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर इससे पहले की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको वो वीडियो अपलोड मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को। सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, एक माइक्रो इन्वायरमेंट, एक मैक्रो इन्वायरमेंट। ये 2 टॉपिक हो जाएंगे, वैसे हमारी ये यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करेंगे वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो देखिए, माइक्रो एनवायरनमेंट का पहला क्या होता है माइक्रो एनवायरनमेंट। तो इट इंप्लाइज दैट फोर्सेज इन इमीडिएट एनवायरनमेंट विच अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजर एबिलिटी टू सर्व द कस्टमर। माइक्रो एनवायरनमेंट होता क्या है, वो कुछ फोर्सेज होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में होते हैं, जो कि मार्केटिंग मैनेजर की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं कि वो अच्छे से अपना वर्क कर सकें। मतलब मार्केटिंग मैनेजर का वर्क क्या होता है, कस्टमर्स को सर्व करना। अब वो मार्केटिंग मैनेजर की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जिससे वो कस्टमर को अच्छे से सर्व नहीं कर पाता है, उन्हें अपना काम करके नहीं दे पाता है, जो उनकी नीड्स है उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो ये होता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज। इसमें आपके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप के फोर्सेज आते हैं। इंटरनल फैक्टर इंक्लूड कंपनी टॉप मैनेजमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंट। जो इंटरनल फैक्टर होते हैं उसके अंदर कौन कौन आता है, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट, उसके डिपार्टमेंट में जो जो लोग होते हैं वो सारे। एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड सप्लायर, इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स एंड जनरल पब्लिक। ये आते हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब इन सभी के बारे में पढ़ना है कि ये कैसे अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग को, मैनेजर की एबिलिटी को। तो सबसे पहले आता है सप्लायर। सप्लायर इंक्लूड दोज बिजनेस फर्म दैट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लायर में कौन कौन आता है, वो बिजनेस फर्म या इंडिविजुअल जो बिजनेस को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। द बायर सप्लायर रिलेशनशिप इज वन ऑफ द म्यूचुअल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट इन सप्लायर एनवायरनमेंट हैव इमीडिएट इफेक्ट ऑन फर्म्स ऑपरेशन। क्या बोला गया है, जो बायर और सप्लायर की रिलेशनशिप होती है वो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस की होती है। अगर एक के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो दूसरे पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा इंटरमीडिएरीज। तो नॉर्मली नॉट ऑल मैन्युफैक्चरर आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर डायरेक्टली। क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाते, क्योंकि वो इतने लार्ज स्केल पर उनका प्रोडक्ट बिक रहा होता है, वो सर्व नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली कस्टमर को। तो टू गेट देयर गुड टू कस्टमर, प्रोड्यूसर एम्प्लॉय अ वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएरीज नॉर्मली नॉट ऑल मैन्युफैक्चरर आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट। ये वही होगी लाइन। टू गेट देयर गुड्स टू कस्टमर, प्रोड्यूसर एम्प्लॉय वेराइटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये डबल हो गई है, ट्वाइस लिख दिया है, ये आप देखकर काट दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। These people typically favor trusted brand. It could be very challenging for newcomers to locate a dealer who will stock their goods. क्या बोला गया है, जब बड़े बिजनेस अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते तो वो इंटरमीडियरी को हायर करते हैं, जो कि उनके बिहाफ पर उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और सेल करता है। मतलब पीपल्स को इन्फ्लुएंस करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदें, ठीक है। थर्ड है आपका कॉम्पिटिटर। तो कॉम्पिटिटर प्रेजेंट अ चैलेंज टू अ बिजनेस। मार्केटिंग चॉइस आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी। कॉम्पिटिटर क्या करता है, डायरेक्टली बिजनेस को चैलेंज करता है। जो मार्केटिंग की चॉइस है वो इन्फ्लुएंस होती है किससे, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी से। Competition is a scenario in which numerous business provide comparable goods and compete for market share using various marketing tactics. कंपटीशन में क्या होता है, जो अलग अलग बिजनेस फर्म है वो अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, अलग अलग तरीकों को अपनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कस्टमर। तो न्यूमरस डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर एग्जिस्ट इन मार्केट। कई तरीके के कस्टमर एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। अब बिजनेस माइट ऑफर प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली टू कस्टमर, रिसेलर, बिजनेसेस, गवर्नमेंट, फॉरेन कंज्यूमर। अब कोई बिजनेस होता है वो किन किन को अपने प्रोडक्ट सेल करता है, या तो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को करता है, रिसेलर्स को करता है, बिजनेसेस को करता है, गवर्नमेंट को करता है, फॉरेन कंज्यूमर को करता है। तो ये सारे हमारे कहलाते हैं कस्टमर्स। द रेपुटेशन बिजनेस हैज स्टेबलाइज्ड ऑन समटाइम अ परसेडेड कंज्यूमर टू बिकम इट्स क्लाइंट और कस्टमर। अब जो ये कंज्यूमर होते हैं
इनको जब प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो जब पहली बार प्रोडक्ट बेचा जाता है तब इनके पास एक इमेज बन जाती है, रेपुटेशन बन जाती है उस ब्रांड से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और तभी ये हमारे कस्टमर बन जाते हैं। कस्टमर का मतलब होता है अब वो रूटीनली हमसे वही चीज़ खरीदेंगे। तो ये इस तरीके से जो कस्टमर्स होते हैं वो भी हमारे मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं। ये तो पढ़ लिया आपने माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। अब आता है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल नोन एज मैक्रो एनवायरनमेंट आर आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। ऐसे फैक्टर जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। दीज एलिमेंट हैव कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन होते हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। द माइक्रो एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो वो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है। अब मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो पहला आता है हमारा इसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल चेंजेस रिजल्ट इन न्यू लॉज एंड पॉलिसी दैट अफेक्ट बिजनेस। पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं कंट्री के अंदर, जिससे क्या होता है, बिजनेस भी अफेक्ट होता है। पॉलिटिकल चेंजेस में क्या आते हैं? नए लॉज बन गए, नई पॉलिसीज बना दी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट रेगुलेशन कंटिन्यू इन वेरियस बेस एंड द लॉज एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड अंडर द ग्रो मोर कॉम्प्लेक्स। जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है वो हमेशा चेंज होती रहती है और कॉम्प्लेक्स लॉज एंड रेगुलेशंस बनते रहते हैं। एक्सपेंसेस एंड प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केटिंग आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय टैक्स लेजिस्लेशन। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई न्यू टैक्स पॉलिसी लिया है जिसमें टैक्स के रेट बढ़ गए, तो इससे क्या होगा, उस टैक्स का इफेक्ट हमारे प्रोडक्ट पर भी पड़ेगा और उससे हमारे प्रोडक्ट के प्राइस भी हाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज डिटरमाइंड बाय स्टेट ऑफ इकोनॉमी एज मेजर्ड बाय जीएनपी। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? या तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की फॉर्म में, या पर कैपिटा इनकम की फॉर्म में, या फेवरेबल एंड अनफेवरेबल पोजीशन ऑफ ट्रेड बैलेंस, इसके फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो कहलाता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग, मिनिमम वेज, वर्किंग आवर्स, लोकल एंड नेशनल एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट, इन्फ्लेशन, पे रेट्स आर ऑल कंसिडर्ड इकोनॉमिक इशू। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, मिनिमम वेज क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, लोकल नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट, ये सारी चीज़ें आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं। दिस वेरिएबल अफेक्ट अ कंपनी इमीडिएटली एंड हैव लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन सक्सेस ऑफ इकोनॉमी। ये सारे वेरिएबल क्या करते हैं? कंपनी को इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं और इनका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर, मतलब एक लंबे समय के लिए इनका इम्पैक्ट पड़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर लाइक सोसाइटियल नॉर्म्स, एटीट्यूड, परसेप्शन एंड एक्शन। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आती हैं? जो हमारी सोसाइटियल नॉर्म से रिलेटेड है, मतलब जो हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं वो कहलाती हैं आपकी सोशियो कल्चरल नॉर्म। These factors assist in understanding the type of thing that customer prefer, what influence their attitude toward or choice of purchase, which brand they favor and when they acquire product। इसमें हमें क्या पता लगता है? ये हमें समझने में मदद करते हैं सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कि जो कस्टमर हैं वो क्या प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका एटीट्यूड क्या है प्रोडक्ट के थ्रू, कब वो परचेज करते हैं, कब वो प्रोडक्ट को एक्वायर करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पता लगती हैं। Hence the society culture has a good amount of influence on how people consumption and buying pattern। तो जो सोसाइटी का कल्चर है उस पर डिपेंड करता है कि जो पीपल हैं उनके कंजप्शन का और बाइंग का पैटर्न क्या है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। तो एज, रेस, वेल्थ एंड अदर वेरिएबल आर ओनली अ फ्यू एग्जांपल ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल इन सर्टेन एरिया दैट आर कवर्ड बाय डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक के अंदर हम क्या चीज़ें देखते हैं? किस एज के लोग हैं हमारे कस्टमर, किस रेस के हैं, क्या वेल्थ है उनकी, और कई सारे वेरिएबल्स को जब देखते हैं तो वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी डेमोग्राफिक के अंदर। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एबिलिटी टू एक्सपेंड एंड सक्सीड। मोस्ट फर्म फाइंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट देम थ्रू सर्वे ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये भी हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने में और सक्सीड करने में एक तरीके से एक फैक्टर बन जाते हैं कि अगर ये अफेक्ट हो गए तो हमारा ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो द टर्म टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू कंट्रीज करंट स्टेटस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज रिलेटेड एलिमेंट लाइक स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर क्रिएशन एंड यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमारी क्या चीज़ें आती हैं कि जो हमारी कंट्री है उसकी आज की पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। मतलब हमारी कंट्री कितना ग्रो कर रही है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और आज उसकी पोजीशन क्या है, वो आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। तो द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग हैज़ ग्रेटली चेंज्ड।
नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन द एनवायरमेंट आर यूज्ड बाय कंपनी एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। क्या होता है, जो कंपनी है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करती है एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। These natural resources are harmed by marketing efforts such as ozone layer being destroyed due to use of certain chemical in product। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये हमारे हार्म होते हैं जब कोई भी कंपनी अपने कोई भी प्रोडक्शन करती है, जैसे कि जो ओजोन लेयर है वो हमारी डिप्लीट हो रही है कुछ केमिकल्स को यूज़ करने की वजह से। It should be duty of manufacturer and marketer to opt for eco-friendly process manufacturer or promote a product and make sure that the harm on environment can be minimized। तो ये जो मैन्युफैक्चरर होता है, मार्केटर होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो एक इको फ्रेंडली प्रोसेस को चुने अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए और मार्केट करने के लिए, जिससे क्या हो, हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म पहुंचे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एथिकल फैक्टर। तो दैट टर्म एथिकल रेफर्स टू बोथ मोरल एंड एथिकल इशू। एथिकल फैक्टर में हमारे क्या क्या आते हैं, हमारे मोरल इशू भी आते हैं, हमारे एथिकल इशू भी आते हैं। दैट कुड डेवलप इन बिजनेस एज वेल एज एथिकल स्टैंडर्ड। इट टेक इन टू अकाउंट इशू लाइक फेयर ट्रेड, एक्ट ऑफ सेलवरी, चाइल्ड लेबर एज वेल एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी in which a firm support regional or societal objective by participating in voluntary work or other philanthropic activity or charity endeavor। एथिकल फैक्टर में क्या आते हैं, हमारे जो सोसाइटी है उससे रिलेटेड जो हमारा कर्तव्य है, जैसे कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें अच्छे से ट्रेड करना चाहिए। एथिकल फैक्टर्स, अच्छे से ट्रेड करना चाहिए, उसमें कोई भी एक तरीके से इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सोसाइटी के खिलाफ फेवर में क्या मतलब सोसाइटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें आती है हमारी एथिकल फैक्टर में। तो फर्म को ये देखना चाहिए कि हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए जिसमें हमें ये सारे एथिकल फैक्टर्स को फुलफिल करवाना है। ठीक है। ये हो गए आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर। और इसी के साथ दोस्तों आपकी ये यूनिट खत्म हो जाती है। इतना ही कंटेंट है आपके सिलेबस में जो दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो मैंने आपको कवर करवा दिया है दोनों पार्टों में वीडियो के लिंक आपको दोनों के चैनल पर अपलोड मिल जाएंगी। वीडियो अगर नहीं मिलती हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम मे भी आगे की यूनिट्स देखेंगे और जो रह गई हैं यूनिट्स। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।